हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी हो सेफ हो, अपने घर में सुरक्षित बैठे हो। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। मास्क वास्क पहन के जाइए अगर बाहर जाइए तो भी। और ज़रूरत हो तो ही जाइए, ज़्यादा मत जाइए बाहर। घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम का तो 1-2 महीने में पता चल जाएगा कंफर्म कब हो रहे हैं। लेकिन फिर भी पढ़ाई करते रहिए और बस थोड़ी सी मदद करने आ गए हम आपकी। तो हम लेकर आ गए हमारी पहली फिजिक्स की वीडियो अपने चैनल पर, विद्यन जे पर, जिसमें अपन कोशिश करेंगे कि लगभग पूरा किनेमेटिक्स चैप्टर अपन रिवाइज कर लें। तो थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किनेमेटिक्स के बारे में कि किनेमेटिक्स है क्या। मतलब किनेमेटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिससे आपको किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में पता चलेगा। मोशन के बारे में क्या चीज़ें पता चलेगी? उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पता चलेगा। ये मोशन की कुछ 5 प्रॉपर्टीज है जो आपको किनेमेटिक्स बताएगी। और अपन इसमें खाली मतलब पूरा चैप्टर लगभग इन्हीं 5 चीज़ों पर आसपास घूमता रहता है। बेसिकली मेन जो कंपोनेंट्स है वो यही 5 चीज़ें हैं किनेमेटिक्स में। तो पहली बात अपने पास क्या है, रेस्ट और मोशन की है। तो बच्चों सबसे पहले तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रेस्ट और मोशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होते। ये हमेशा रिलेटिव वे में बात करी जाती है। मतलब क्या कहने का है कि जैसे अगर मेरे लिए कोई चीज़ मूव कर रही है, मेरे को कोई चीज़ दिख रही है कि वो मूव कर रही है, भाई इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हो सकता है कि किसी और के लिए वो रुकी हुई हो या किसी और के लिए वो उसकी वेलोसिटी कुछ अलग हो। ठीक है ना। तो ये जो रेस्ट और मोशन जो अपन डिफाइन करते हैं, उससे पहले अपन को रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट रेफरेंस और फ्रेम्स के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीधा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं खड़ा हूँ, मैं ट्रेन को जाते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए तो ट्रेन चल रही है। लेकिन अगर मैं किसी उस बंदे से पूछूं जो ट्रेन में बैठा है, तो वो तो उसके रिस्पेक्ट में तो ट्रेन रुकी हुई है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में तो ट्रेन की स्पीड 0 है, क्योंकि जितनी स्पीड ट्रेन की है उतनी स्पीड उसकी है। तो उसके रिस्पेक्ट में तो ट्रेन की स्पीड 0 हुई, क्योंकि वो तो ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है। लेकिन अपने रिस्पेक्ट में तो ट्रेन चल रही है ना। तो ये चीज़ जो है ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है जो रेस्ट और मोशन की जो अपन बात करते हैं। ठीक है। तो ये आगे अपने पास ये 2 चीज़ें हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? डिस्टेंस तो अपन किसको बोलेंगे बेटा, जो अपन पाथ चले, जितना भी अपन पाथ चले। जैसे मान लो ये यहाँ से मैंने चालू किया, ये लेकर ये यहाँ से ये घूम घाम के पूरा ऐसे वो, ये जो यहाँ तक ये अपन ने ट्रेवल किया ना, ये जो पूरी पाथ लेंथ है ना, ये जो पूरी पाथ लेंथ है, ये इसको अगर अपन नापेंगे, तो ये जो पूरी पाथ लेंथ है ना बच्चों, ये है अपना डिस्टेंस। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये जो अपनी जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और अपनी जर्नी का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, उन दोनों को अगर अपन मिला देंगे ना, ये स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से अपन ने इन दोनों को मिला दिया, तो बच्चों ये जो अपनी लेंथ है ना, इसको बोलेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो जो अपन जो पार्ट एनालाइज कर रहे हैं, जैसे अपन ने अभी कौन सा पार्ट एनालाइज करा, ये इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ ऐसे एंड पॉइंट तक, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट, ये अपना एंड पॉइंट ये है। तो जो अपने इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी? जो अपन इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बच्चों, वही अपना डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अपन उसको। ठीक है, तो ये बस अब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी। बेसिकली ये अगर आपका ये मान लो ये ऐसा कुछ सिस्टम है, ये ओरिजिन है ये आपका, तो ये क्या था? ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये अपना हो गया स्टार्टिंग वेक्टर। और ये क्या था? ये अपना एंड पॉइंट था, तो ये हो गया अपना एंड वेक्टर।
तो इस वेक्टर को जब मैं इस वेक्टर से माइनस करूंगा ना, ये हो गया आर फाइनल वेक्टर अपना मान लो, और ये हो गया अपना आर इनिशियल। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगा सिंपली वेक्टर आर एफ माइनस वेक्टर आर आई। ठीक है बच्चों, बस यही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ बेसिक इक्वेशंस है किनेमैटिक्स की जो आप हमेशा यूज करते होगे क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। बस आपको मतलब ऐसा किसी ने बताया नहीं होगा कि ये बेसिक इक्वेशंस है, ऐसा कोई बताता नहीं है जनरली। लेकिन हाँ, ये आपको सबको पता होगी सारी इक्वेशंस। ये वी एवरेज ही वेलोसिटी नहीं है, ये जो है ना ये स्पीड है। ठीक है, स्पीड क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये स्पीड है। और इसलिए ये डेल्टा एस यानी डिस्टेंस, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस मतलब कि एक लॉन्ग इंटरवल, क्योंकि अपन एवरेज स्पीड निकाल रहे। एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे अपन अभी ये केस कंसिडर कर रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन जो पूरा डिस्टेंस नापेंगे, और अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में जो टाइम लगा, अगर उससे अपन डिवाइड करेंगे तो वो बच्चों अपनी होगी एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी वही अपन की क्या होगी, ये जो अपन ने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया डेल्टा आर वेक्टर है ना, ये अपना एवरेज डिस्प्लेसमेंट, अपना नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो अपना जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, अगर उसको अपन ये नेट टाइम से डिवाइड करते हैं, तो जो अपने पास आएगी वो आएगी एवरेज वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर आई से लेकर आर एफ तक ऐसा वेक्टर होगा, है ना। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी। ठीक है, और फिर ये क्या है, वी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ये अपन जब ये पाथ ट्रेवल कर रहे थे, तब अपन को किसी एक जनरल टाइम टी पर रोक दिया, और तब पूछा कि उस मोमेंट पर आपकी स्पीड क्या है। तो उस मोमेंट पर जो आपकी स्पीड होगी वो ये होगी डी एस बाई डी टी। मतलब कि जो अपन डेल्टा ले रहे थे पहले, जो अपन टाइम बहुत बड़ा ले रहे थे, वो अपन ने बहुत छोटा कर दिया। मतलब डी टी इज इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, डी टी इज टेंडिंग टू जीरो, अपन ने बहुत छोटा कर दिया। तो जैसे अपन ने इस टाइम पर देख रहे हैं अपन की स्पीड क्या है, तो यहां से मुश्किल से ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो आप बात को, ये बहुत छोटा सा, ये है अपना डीएस। ठीक है ना, ये बहुत टाइम को अपन ने बहुत छोटा कर दिया, मतलब टेंडिंग टू जीरो, इतना छोटा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना बच्चों, तो उस मोमेंट पर जो ये डी एस बाई डी टी होगा उसको तो अपन बोल देंगे स्पीड। और जो डी आर बाई डी टी होगा, जो अपन ये वेक्टर भी, जिसमें अपन ये डायरेक्शन भी कंसिडर करें, जो ये डायरेक्शन है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अगर अपन कंसिडर करेंगे, तो ये अपने एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे ही अपन एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। अब इस पे एक बात ध्यान रखना, जैसे कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही उसके लिए स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीजें। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा एक्सेलरेशन में नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों, एक्सेलरेशन में अपन एक ही चीज डिफाइन करते हैं, और वो है वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन। इसमें कोई अपन ऐसा अलग से डिफाइन नहीं करते कि स्केलर क्वांटिटी ऑफ एक्सेलरेशन, या ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वही सिंपल एवरेज वेलोसिटी बाय डेल्टा टी। जो अपनी ये इस दौरान जो एवरेज वेलोसिटी थी, उसको अगर अपन टाइम से डिवाइड करते हैं, जो अपन को टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो वो अपन को एवरेज एक्सेलरेशन दे देगी। और इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है कि एक इंस्टेंट पर अपन को रोक दिया और उस समय पूछा कि भाई आपका एक्सेलरेशन क्या है, तो वो क्या होगा, उस समय अपनी जो वेलोसिटी है, उस इंस्टेंट पर, उस टाइम पर जो अपना डी टी टाइम बाद जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, डी टी मतलब बहुत स्मॉल टाइम बाद जो चेंज आएगा, वो होगा डी वी। और उसको डी टी से डिवाइड कर दिया तो वो आ गया अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये तो स्पीड है। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बस सिंपल सी बात है। और ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, अब डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये अपनी इक्वेशन जो फर्स्ट थी, ये थर्ड इक्वेशन, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इसी को डी टी को उधर ले जाके इंटीग्रेट कर लो तो ये इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल है और क्या। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डी एस बाई डी टी उधर चला गया, तो डी एस क्या होगा, v डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल है। और ये इसी तरह इसमें है, ये
ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए जिसे आर नॉट है, अपन ने यहाँ जो आर आई लिया था ना वही यहाँ पर आर नॉट है। तो आर नॉट में अपन ने इंटीग्रल वी डी टी ऐड कर दिया। मतलब क्या कि अपन आर नॉट थे, अपन आर आई पे थे पहले, आर नॉट आर आई एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को वेलोसिटी का फंक्शन पता है, ठीक है। तो अपन जैसे मान लो एक टी टाइम पर गए, तो अपना जो वेलोसिटी है वो मल्टीप्लाइड बाय डी टी, किसी जनरल टाइम पर जो अपना वेलोसिटी है वो क्या है v, और उसको मैं अगर मेरे टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, जो मैं छोटा टाइम दे रहा हूँ उसको ट्रेवल करने के लिए, तो वो क्या दे देगा मेरे को, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बस अब इसी को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को पूरा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बस वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये तो थी अपनी कुछ बेसिक काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस, और ये तो जनरल इक्वेशंस है। ये तो मतलब हर समय आपके काम आएगी इक्वेशन, आप जब चाहो तब इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। और कुछ स्पेशल इक्वेशंस है हमारे पास जो कब काम आती है, जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब आपका कांस्टेंट हो जाता है, तब ये कुछ स्पेशल इक्वेशंस है जो आपने पढ़ी होगी, मतलब ये तो 9th में ही पढ़ लेते हैं, तो इसके बारे में तो आपको पता होगा। तो बस ये एक बार देख लीजिए, एक बार आपके रिफ्रेश हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस यू नॉट टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। आर नॉट बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें जनरली अपन स्टार्टिंग पॉइंट को 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ आर नॉट ले लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों तो वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर वी नॉट प्लस वेक्टर वी ए नॉट इंटू टी, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर आर नॉट प्लस वेक्टर यू नॉट टी प्लस हाफ वेक्टर ए नॉट टी स्क्वायर। ये जो है ये अपनी स्केलर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ये स्पीड है यहाँ पर, ये वेलोसिटी नहीं है। स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड, ये वी नॉट एन इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्सेलरेशन डॉट आर माइनस आर नॉट। अब ये क्या चीज है, एक्सेलरेशन ए जो कि एक वेक्टर है, और उसका डॉट प्रोडक्ट किया है अपन ने आर माइनस आर, यानी एक तरह से डेल्टा आर के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है अपने पास, तो ये एक स्केलर इक्वेशन है। और ये क्या है, ये है कि nth सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। अब ये क्या चीज है, जैसे मान लो अपन ने यहाँ पर है टाइम इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो अपन यहाँ से मान लो ये मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, अपन t इज इक्वल टू 1 में यहाँ पहुंच गए, ठीक है। ऐसे करते करते अपन ट्रेवल कर रहे हैं, ये अपन t इज इक्वल टू 2 में यहाँ पहुंच गए, ठीक है। ऐसे करते करते अपन ट्रेवल कर रहे हैं, ये t n माइनस 1 सेकेंड्स में अपन यहाँ पहुंचे मान लो, ठीक है। और ऐसे करते करते ये जो t इज इक्वल टू n सेकेंड्स में अपन यहाँ पहुंच गए। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये है आपका एस एन। एस एन मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, मतलब nth सेकेंड में आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, वो ये चीज है। वी नॉट तो अपनी इनिशियल स्पीड हो गई, और ये अपना एक्सेलरेशन ए बाय ए नॉट बाय टू एन माइनस 1, ये जो n है ये nth सेकेंड है, मतलब nth सेकेंड में अपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, ठीक है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये अपना एक और पार्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है किनेमेटिक्स का, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप सबने पढ़ा ही होगा। कुछ बेसिक बातें हैं इसके बारे में भी, कि जब अपन किसी जैसे कोई पार्टिकल को अगर अपन किसी एंगल पर फेंकते हैं ग्राउंड से अपन ने किसी एंगल पर फेंक रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, तो उसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। बस ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। ये यूएक्स यानी इसकी एक्स वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट इस वेलोसिटी का, जो कि कितना होगा यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन इनिशियल कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है ये दोनों। तो इनिशियल वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि जब ये मोशन हो रहा है तब जो ये पार्टिकल है इस पर फोर्स तो ग्रेविटी लगा रही है नीचे की तरफ, है ना बच्चों, जो कि कितना होता है mg। मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, यानी एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। वैसे तो ये बात अपन को इस चैप्टर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, लेकिन
इतना बेसिक तो आप सब जानते ही होंगे। तो इसीलिए ये जो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है अपना, और जो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है क्योंकि अपन ने पॉजिटिव इस डायरेक्शन में लिया है, तो अपना एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी बोलेंगे अपन, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है ना पार्टिकल पर। तो अपन ने जो एक्सेलरेशन की अपन एग्जैक्ट वेक्टर वे में बोलेंगे, वेक्टोरियल वे में, तो अपन बोलेंगे माइनस जी। ठीक है, तो अगर अपना एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो अपने लिए एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है, एक एक और बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने की है कि जब भी मोशन टू डायमेंशनल में हो रहा है ना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है या और कोई भी मोशन है, तो अपन उसको हमेशा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांट के इंडिपेंडेंटली बातें कर सकते हैं। क्यों? जैसे अब मैं इसमें कर रहा हूँ, जैसे मैं ये वेलोसिटी ऐसे थी, वो किसी एंगल पर थी, बहुत अजीब थी, ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, दो दो वन डी मोशन में कन्वर्ट कर दिया। एक तो एक्स डायरेक्शन में, ये इसका कंपोनेंट लेके मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में बना दिया, और एक इसका वाई डायरेक्शन का मोशन है ना, क्योंकि ये दोनों जो कंपोनेंट है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। देखो, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये खाली वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और खाली वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा ये फोर्स, ये एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना, इसलिए अपन जब भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी टू डायमेंशनल मोशन हो, उसको हमेशा आप ऐसे दो वन डायमेंशनल मोशन में डिवाइड करके आप उसको सॉल्व करें, बहुत आसानी रहेगी। जैसे अभी अपन इसमें करेंगे, जैसे अपन ने एक्स को अलग कर दिया, वाई को अलग कर दिया। एक्स तो कितना हो गया अपना, सिंपल वेलोसिटी इनटू में टाइम, वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट है, ठीक है, तो u cos थीटा इंटू टी। और y क्या हो गया, y के लिए अपन ने ये वाली इक्वेशन लगा दी जो अपन ने अभी देखी थी, ये वाली। ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नीचे की तरफ खाली ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट तो जीरो है, तो आर नॉट तो अपना जीरो हो गया। ठीक है ना, और अपन y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो y कितना हो गया, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आ गया, यहाँ तो प्लस था भाई, क्योंकि अपना एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ आ गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें अगर अपन ये जो टी है इसको अगर एलिमिनेट कर दे तो अपने पास जो है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। ठीक है ना, जो ये एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी है, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर अपन टी एलिमिनेट कर दें अगर किसी तरह, जैसे टी की मान लो, टी की यहाँ से वैल्यू क्या आई, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, वहां ले गए एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, और ये इक्वेशन अपन ने इसमें डाल दी, तो अपने पास y और x में रिलेशन आ जाएगा। और y और x में रिलेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और क्या। क्योंकि ये एक तरह से अगर आप मैथ्स मैथ्स के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या, ये y और x है और ये की कर्व है, तो इसकी इक्वेशन y और x में ही होगी, तो ये रही इसकी इक्वेशन y और x में। ठीक है ना, तो इससे अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर एक्स, है ना, जिसका ए नेगेटिव है, जो ये चीज है ना, इसलिए ये ऐसे डाउनवर्ड है, कॉन्केव डाउनवर्ड है। ठीक है ना, वो मैथ्स वाले ज्यादा समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है, सबको पता ही होगा, टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, और ये है अपनी रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अब इसमें एक दो जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसको देख के अपन एक दो कंक्लूजन लिख लेते हैं। पहला तो क्या है कि जो रेंज मेरी किसी जनरल एंगल पर होगी, रेंज एट थीटा, वही मेरी रेंज होगी, रेंज एट 90 माइनस थीटा। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ये रेंज यू, अगर यू और जी तो सेम है और यू सेम है, ठीक है, तो ये अपना जो साइन टू थीटा है, ठीक है, इसमें मैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखता हूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा, साइन टू टाइम्स 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन टू टाइम्स 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन 180 माइनस टू थीटा।
ठीक है। और साइन 180 माइनस 2 थीटा, 180 साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये सब पता ही होगा आपको। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा, यानी जो रेंज थीटा पर होगी वही रेंज 90 माइनस थीटा पर भी होगी। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना, थोड़ी कभी कभार काम आ सकती है आपके। ठीक है ना। और एक दूसरी बात तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो सबने पढ़ी होगी कि रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना, ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और ये है अपनी मैक्सिमम हाइट रेंज, ये भी सबने पढ़ा ही होगा, इसका भी फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिए फॉर्मूले, थोड़े बहुत ही है, याद हो ही जाते हैं वैसे, जितनी प्रैक्टिस करते हो आप तो याद हो ही जाते हैं, मेरे को तो याद हो ही गए थे, इतनी प्रैक्टिस करी थी, याद हो ही जाते हैं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और टाइम अप्लाई 2 साइन थीटा बाई जी। हाँ, ये ट्रेजेक्ट्री का मेरे को याद नहीं होता था, लेकिन आप देख लेना अपने हिसाब से, पहले याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है ट्रेजेक्ट्री वाले की तो याद करने की। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके आगे अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, अभी तो फिलहाल बेसिक सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, देखिए इज आर यानी मल्टी करेक्ट है। ठीक है ना, ये ध्यान रख के करिएगा, ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट है। अभी कुछ दिन पहले हमारा वीडियो आया था कि कंसंट्रेशन पावर और क्वेश्चन रीडिंग से रिलेटेड, तो वो भी जरूर देखिएगा, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है ना, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें। ठीक है, कि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूरा समझ लेना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट पॉज करके, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको समझाना। ठीक है, उम्मीद है आपने पॉज करके इसको सॉल्व करने की ट्राई करी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अपन को एक एक करके सारे ऑप्शन देखने बेसिकली, और तो क्या करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। अब सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड में क्या हो रहा है, अपन बना लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड यानी पार्टिकल हमेशा सर्कल में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। तो जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप सबको बच्चों पता ही होता है, वो हमेशा कहाँ पॉइंट करता है, सेंटर के टुवर्ड्स। ठीक है ना, तो हमेशा ये जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर के टुवर्ड्स होता है, सेंटर की तरफ होता है हमेशा एक्सेलरेशन, जो जिसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे अभी यहाँ है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में यहाँ पर है, जैसे अभी ये यहाँ आ गया तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ऐसे हो गया, सेंटर की तरफ हो गया। जैसे अभी यहाँ आ गया तो एक्सेलरेशन ये इस तरफ हो गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा एक्सेलरेशन का, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल ऐसे है, तो हमेशा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इसमें, क्योंकि आप ये इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे कांस्टेंट स्पीड है, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है पार्टिकल की, है ना बच्चों। तो जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहिए ना, क्योंकि मान लो अगर जैसे किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, तो अगर मान लो एक्सेलरेशन ऐसे है अपना, ये है वेलोसिटी पार्टिकल की, ये है अपना एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन को अपन अगर डिवाइड करें ये थीटा, तो एक्सेलरेशन का अगर कोई कंपोनेंट आ गया ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कंपोनेंट अगर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आप देखो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है एक तरह से, क्योंकि एक्सेलरेशन का छोटा सा कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो वो क्या करेगा, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा। परपेंडिकुलर वाला जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करेगा, वो कभी उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता स्पीड का। ठीक है ना बच्चों, वो जो स्पीड कौन चेंज करेगा, जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होगा, हमेशा वही स्पीड चेंज करेगा।
आप फील कर सकते हो इस बात को, है ना। अब मैं इसको समझाऊं तो कैसे, ये बात आप फील कर पा रहे हो कि जो एक्सेलरेशन है भाई, वो अगर उसकी डायरेक्शन में होगा तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वरना तो कैसे होगा। तो इसमें बच्चों स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, सॉरी। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है हमेशा। तो ये तो अपना ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी अपन ने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन देख के कभी कभार मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कर्वी लीनियर मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे पूरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, पता नहीं कैसे जा रहा है ना। लेकिन जो यहाँ मजे की बात ये है कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप देखो कि एक फोर्स लगाने वाली ग्रेविटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो एक्स डायरेक्शन में तो जीरो है और वाई डायरेक्शन में माइनस जी है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन तो वेरी नहीं कर रहा है ना। भले ही देख के लगेगा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इतना टेढ़ा जा रहा है। अभी अपन ने ऐसा कुछ देखा सर्कुलर मोशन, वो भी ऐसा ही था, लेकिन उसमें तो कांस्टेंट नहीं था, अभी इसमें कांस्टेंट है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बात है। तो ये जो इसमें जो है वो अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो अपना ये ऑप्शन सही है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अपन ने एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया था, डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, है ना। अब अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, डी वी चेंज तो आ ही नहीं रहा वेलोसिटी में कहीं, तो यानी एक्सेलरेशन अपना क्या हो गया, जीरो। और जीरो भी तो कांस्टेंट ही है, जीरो कोई वेरी थोड़ा ना करता टाइम के साथ, जीरो भी एक कांस्टेंट ही है, और क्या। तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 5t²। अब बच्चों देखो इसमें इसने कहा है कि स्पीड है, ठीक है ना। अब उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता है अभी। क्यों, इस स्टेटमेंट में अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर अपनी स्पीड चेंज हो रही है तो स्पीड तो क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है स्पीड। तो अगर स्पीड चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है ना, किस रेट किस फंक्शन से हो रही है, इस फंक्शन से। ठीक है ना, तो वेलोसिटी भी इसी फंक्शन से चेंज हो रही है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पार्टिकल। ठीक है ना, तो ये dv बाई डी टी, ये dv ही है एक तरह से, ये वेलोसिटी का फंक्शन भी यही होगा एक तरह से, 5t²। बस उसके पास डायरेक्शन आ जाएगी, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन जिस डायरेक्शन के अलोंग वो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके अलोंग डायरेक्शन आ जाएगी बस। तो अपना एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू dv बाई डी टी। dv बाई डी टी यहाँ क्या हो जाएगा, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो सिंपली, और क्या बस। तो ये कितना आ जाएगा 10t। ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम जीरो पर ये जीरो है, टाइम वन पर 10 है, तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चों, बी और सी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप सबने सही किया होगा, ये क्वेश्चन बेसिक सही क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं बच्चों थोड़े पीवाई क्यू पर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलते हैं अब अपन। तो अपने पास पहला बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। ठीक है ना, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड इज, ठीक है। ये 2009 एआई ट्रिपल ई का बेसिकली, उस समय एआई ट्रिपल ई हुआ करता था, जेई मेन जेई एडवांस नहीं होते थे, तो एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके ट्राई करिए, इसका सही आंसर निकालने की कोशिश करिए। मैं इसका सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ, ठीक है। आप पॉज करके ट्राई करिए इसको अच्छे से एकदम। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो, ये अगर आप इसको कंपेयर करोगे अगर अपने प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो लगभग लगभग वैसा टाइप का क्वेश्चन है ये। कैसा है, जैसे देखो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था, अपन इसको स्पीड देती है, अपन पार्टिकल को इनिशियल स्पीड दे दिए किसी एंगल थीटा पर। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन ये इनिशियल स्पीड है। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन कहाँ होता था, डाउनवर्ड, ये जी। ठीक है ना, यानी जो स्पीड और एक्सेलरेशन है उसके बीच में कुछ एंगल है। ठीक है ना, ये कुछ एंगल है, तो अपन इसको कैसे करते थे,
इसको जो है वो अपन डिवाइड कर देते थे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक ये स्पीड को अपन डिवाइड कर देते थे ना, एक ये इस कंपोनेंट, एक ये एक्स डायरेक्शन में जहाँ एक्सेलरेशन 0 है, और ये किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अलॉन्ग डायरेक्शन में। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है, अपन इन दोनों की इंडिपेंडेंटली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको डिवाइड कर देते थे, एक तो एक्सेलरेशन के अलॉन्ग हो गया, मतलब एक्सेलरेशन के एंटी पैरेलल बेसिकली, ठीक है, जिसको एक्सेलरेशन जिस वेलोसिटी के कंपोनेंट को एक्सेलरेशन एक्चुअली में अफेक्ट करेगा, एक तो वो कंपोनेंट हो गया ये वाला, और इस कंपोनेंट को एक्सेलरेशन अफेक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए अपन इसको अलग कर देते ताकि अपने लिए बहुत आसान हो जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें भी अपन को वैसे ही करना है, जैसे कि ये जो अपना वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो अपनी दे रखी है ये 3i प्लस 4j, ये ऐसा कुछ होगा वेलोसिटी अपनी, और एक्सेलरेशन अपना कितना दे रखा है 0.4i प्लस 0.3j, तो ये ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये कुछ एंगल पर है, मान लो थीटा एंगल है, ठीक है, ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। तो अपन इसमें क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए अपन ने, एक तो एक्सेलरेशन के अलोंग और एक एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। इससे अपना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, और जो एक्सेलरेशन के अलोंग जो है वो वेरी करेगा वेलोसिटी का कंपोनेंट बस। तो उसमें तो अपनी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ये आगे मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है इसको, ये देखिए, जैसा कि अपन ने ये वेलोसिटी है ये अपनी 3i प्लस 4j, और ये अपना एक्सेलरेशन है 0.4i प्लस 0.3j। तो अपन ने वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ले लिया ये v cos थीटा एक्सेलरेशन के अलोंग, और एक ले लिया अपन ने v sin थीटा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपन पहले एंगल निकाल लेते हैं थीटा, ठीक है ना। cos थीटा जैसा कि आपको सबको पता होगा, ये अपन वेक्टर्स में पढ़ते हैं, ये cos थीटा का फॉर्मूला a डॉट वी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v, इससे अपन cos थीटा निकाल देंगे आराम से, तो अपना sin थीटा भी आ जाएगा, तो अपना ये कंपोनेंट भी अपन निकाल पाएंगे वेलोसिटी का, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो तो चेंज नहीं होगा, और जो एक्सेलरेशन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, सिंपली उस इक्वेशन के हिसाब से जो अपन ने पढ़ी थी ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन, तो उसके हिसाब से वेलोसिटी का बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपन फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट, अपन को फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड मतलब बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो अपन वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे पहले, ये तो कंपोनेंट इतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा, अपन एक्स वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स मतलब एक्सेलरेशन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगा के v इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस ए नॉट टी, है ना। यू नॉट तो क्या है, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन के अलोंग क्या है v cos थीटा, मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का 3i प्लस 4j, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना हो गया 5, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 है, इनटू में cos थीटा कितना है 24/25, तो ये इनिशियल स्पीड इनटू टाइम्स प्लस ए नॉट इंटू टी प्लस ए नॉट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0.5 0.4 स्क्वायर, है ना, 0.4 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर का रूट, ये कितना आ गया अपने पास 0.5, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0.5 इंटू में टाइम अपन ने 10 सेकंड दिया है तो इंटू में 10 कर दिया अपन ने, तो ये आ गया 10 सेकंड के बाद जो एक्सेलरेशन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो आ गया अपना 49/5 यूनिट्स, और जो परपेंडिकुलर है जो एक्सेलरेशन के वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला, कितना 7/5 यूनिट्स। तो अपन स्पीड अब निकाल सकते हैं आराम से, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे 49/5 स्क्वायर प्लस 7/5 स्क्वायर का रूट इक्वल टू 7√2, ऑप्शन ए आंसर आ जाता है। ये मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं ये, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v is equals to k I cap plus x j cap where k is a constant, the general equation for its path is, ये भी 2010 AIEEE का क्वेश्चन है, तो आप इसको पॉज करके ट्राई करिए, बकायदा पेपर पेन लेके बैठिए, ट्राई करिए तभी होगा, वरना खाली इसे देखने से नहीं होगा, आप देख रहे हैं हाँ भाई सॉल्व कर रहे हैं ऐसे देखने से नहीं होगा, आप खुद प्रैक्टिस करिए,
खुद कॉपी पेन लेके बैठिए, खुद ट्राई करिए क्वेश्चंस को हाथ से, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चालू करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली अपन को इसमें क्या पूछा है कि ट्रेजेक्ट्री, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने कैसे कैलकुलेट किया था, टाइम को एलिमिनेट करना है अपन को। तो इसमें भी अपन को क्या करना है, वाई और एक्स में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो बस अपन को टाइम एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन सॉल्व कर रखा है पूरा, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। जैसे अपनी वेलोसिटी ये दे रखी है, ठीक है, तो वेलोसिटी को अब मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। हमेशा ये बात तो हमेशा ध्यान रखिए आप, जब भी टू डायमेंशनल मोशन आए आप उसको दो वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर लीजिए, एक अपना एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और फिर उन दोनों से इंडिपेंडेंटली डील कीजिए, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन में, चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी एडवांस क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में आप ये बेसिक सा फंडा अगर अप्लाई करेंगे ना, टू डायमेंशनल मोशन है, सीधा सीधा उसको चुपचाप दो वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर लिया। और वन डायमेंशनल की मोशन की इक्वेशन तो बहुत आसान है, उसको डील करना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा हेल्प करेगी, ये चीज तो आपको हमेशा ही हेल्प करेगी। तो जैसे मैंने इसमें भी क्या किया, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब क्योंकि दोनों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है तो मैं इनको कंपेयर करके ये कह सकता हूँ आराम से कि जो मेरा एक्स कंपोनेंट है वो हमेशा के वाई है, क्योंकि देख लीजिए ये इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पर और ये यहाँ पर आई कैप में कंपोनेंट है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए हमेशा। और इसी तरह जो वाई कंपोनेंट है वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये थोड़ी बहुत मैंने कैलकुलेशन करी, ये वी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के वाई, और फिर डी टी वहाँ चला गया तो डी एक्स क्या हो गया, के वाई डी टी। इसी तरह अपना डी वाई क्या हो गया, के एक्स डी टी। ठीक है ना, क्योंकि वी एक्स क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, यानी चेंज इन एक्स अपॉन टाइम, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इसी तरह डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गया, अब मैं इनको डिवाइड कर लूँ तो जो मेरा डी टी है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो यही मेरा पर्पस था कि मेरे को किसी तरह टाइम को गायब करना, तभी मैं वाई और एक्स में रिलेशन निकाल पाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं इनको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स डी टी बाई के वाई डी टी। ठीक है, तो डी टी कैंसिल हो गए और के भी कैंसिल हो गया, तो वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है अपना। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जेईई मेन 2015 का, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, आराम से इसको पॉज करके टाइम दीजिए। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन है बेसिकली, थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं बताऊंगा आगे। आप क्वेश्चन पढ़िए, पूरा पॉज करिए, ट्राई करिए अच्छे से, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ा, two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 meter high with initial speed of 10 meter per second and 40 meter per second respectively. ठीक है, which of the following graph best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to first? सेकंड स्टोन की पोजीशन पूछ रहा है, फर्स्ट सेकंड कौन सा, सेकंड ये वाला है ना जिसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, और फर्स्ट कौन सा, ये वाला जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है जो आपको नोट करना है, जो अज्यूम स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड एंड नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब ग्राउंड पर जो भी दोनों में से जो भी स्टोन ग्राउंड के जैसे हिट करेगा वो चिपक जाएगा ग्राउंड के। ठीक है ना, वो वापस रिबाउंड नहीं करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैच है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको ट्राई करिए, ये हैं इसके ऑप्शंस, आराम से इसको देख के पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, तो अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ फटाफट, टाइम है नहीं अपने पास ज़्यादा, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना बाय द वे। ठीक है, ऑप्शन देख लिए, ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो बच्चों मैं पहले शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, मेथड 1 जो अपना रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है ना, अपना रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं अपन, जैसे मान लो इसमें अपन को फर्स्ट के रेस्पेक्ट में करना है ना, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड को देखना है, तो ये कोई क्लिफ है, यहाँ से अपन पार्टिकल को फेंक रहे हैं। ठीक, ये कितनी है 240,
240 मीटर्स, है ना। तो यहाँ से अपन ने दो पार्टिकल फेंके, ठीक है ना, ये दो पार्टिकल अपन ने फेंके यहाँ से। एक तो फेंका 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक फेंका अपन ने इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन को फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखना है ना सेकंड पार्टिकल को। तो अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बार अपन बैठ गए, मतलब कि जैसे कि ट्रेन वाला एग्जांपल लिया था अपन ने, कि अपन देख रहे हैं अपने हिसाब से तो ट्रेन चल रही है, लेकिन जो ट्रेन पर बैठ गया उसके हिसाब से तो ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है ना। वैसे ही अपन ने क्या किया, अपन फर्स्ट वाले पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ गए, ठीक है। तो अब अपने रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाला पार्टिकल तो रेस्ट पर है, ठीक है, क्योंकि अपन फर्स्ट वाले पार्टिकल पर ही बैठे हुए हैं, तो अपने रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट वाला पार्टिकल रेस्ट पर है। तो बस अब अपन फर्स्ट पार्टिकल पर बैठ गए, तो अपन को क्या करना है, जो फर्स्ट पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है और फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेकंड पार्टिकल को दे देनी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्टिकल पर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो भी अपन को सेकंड पार्टिकल को दे देना ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अपन उसके रिलेटिव में देख रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल के रिलेटिव में देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं आपको एक थोड़ा बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप बाइक पर जा रहे हो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आपके पास से कोई जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना। तो अब वो जो ये मैंने जो स्पीड बताई अभी के बीच 40 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड, ये मैं तुम दोनों को खड़ा हुआ देख रहा हूँ, ग्राउंड से देख रहा हूँ मैं खड़ा हुआ, ठीक है ना। मैं ग्राउंड से देख के बता रहा हूँ कि हाँ तुम्हारी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है और तुम्हारी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमको उसकी स्पीड कितनी दिख रही है, तो तुम क्या बोलोगे। अपन आपने आपने फील भी किया होगा कभी, अगर आपने व्हीकल चलाया कि तो आपको कोई ओवरटेक करता है तो वो थोड़ा मतलब धीरे धीरे जाता हुआ दिखता है ना, क्योंकि उसकी रिलेटिव स्पीड कम है ना आपसे, ठीक है ना। अभी तरफ विजुअलाइज नहीं हो तो अभी ऐसे समझो कि आप दोनों कोई साथ साथ में जा रहे हो, आप 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, मान लो आपका दोस्त पास वाले व्हीकल से जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में तो दोनों 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दोस्त कितनी स्पीड से चल रहा है, तो आप तो बोलोगे 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो तो मेरे पास में ही है। मेरे हिसाब से तो उसकी पोजिशन चेंज हो ही नहीं रही है टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है कि मतलब जैसे आप अपने रिलेटिव में देख रहे थे, तो आपने एक तरह से क्या किया कि आपकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो आपने अपने दोस्त को दे दी अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो अपन वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पर कि अगर अपन फर्स्ट पार्टिकल पर बैठ गए तो अपन उसको उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं सेकंड पार्टिकल को, तो अपन क्या करेंगे कि अपनी जो स्पीड है फर्स्ट पार्टिकल की वो उसको रिवर्स डायरेक्शन में दे देंगे, और जो फोर्स लग रहा है उसकी तरफ mg जो उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन है बेसिकली उसका, फोर्स नहीं सॉरी एक्सेलरेशन है, वो अपन इसको रिवर्स, इसको उल्टी डायरेक्शन में दे देंगे। तो इसका पहले इस पार्टिकल का जो है इसका पहले खुद का एक्सेलरेशन क्या था, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी था, अब इसको ऊपर की तरफ एक और एक्सेलरेशन मिल गया, तो ये दोनों कट गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इसका नेट एक्सेलरेशन तो कितना हुआ 0, यानी इसकी रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल का मोशन कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी किस तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है ना बच्चों। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी अगर अपन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं सेकंड को, तो अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जो सेकंड की पोजीशन चेंज होनी चाहिए वो भी किस हिसाब से होनी चाहिए, 30 इंटू में टी, बेसिकली वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिंपली इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बेसिकली डेल्टा टी, जिस चाहे चेंज ऑफ टाइम पीरियड में देख रहा हूँ मैं उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डेल्टा टी। मैं इनिशियली मैं स्टार्ट टी इक्वल टू 0 से कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा डेल्टा टी जो है वही मेरा टी हो जाएगा। तो मेरी जो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड की पोजीशन जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 30 टी, यानी ये क्या हो गया, एक लीनियर है 30 टी, क्या हो गया 30 टी, ठीक है ना बच्चों। ये मेरी पोजीशन आनी चाहिए, तो मेरा ग्राफ कैसा आना चाहिए, लीनियर एकदम, ये ऐसा ग्राफ होना चाहिए लीनियर। पर यहाँ तो देख रहे हैं अपन कि इसके बाद भी कुछ है, मतलब
अपन यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वो अपन गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि ये जो 8 सेकंड के बाद जो 8 सेकंड तक तो लीनियर है अपना, ठीक है, तो अपन ने जैसे कैलकुलेट किया उस हिसाब से सही है, ये लीनियर आ रहा है अपना। लेकिन उसके बाद गड़बड़ क्या हो जा रही है, अपन 8 सेकंड के बाद ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये बच्चों के 8 सेकंड के बाद ये नीचे गिर जा रहा है, ये जमीन पर पहुंच जाता है 8 सेकंड के बाद, अगर आप कैलकुलेट करें तो, ठीक है ना। अगर अपन जैसे अभी कैलकुलेट करें कि इसका टाइम पीरियड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा, उसमें आप आराम से कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। जैसे कि y1 की इक्वेशन लिखी है मैंने, ठीक है ना, वो अपनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगाकर, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। ये अपना r नॉट है, मैंने रेफरेंस ग्राउंड को लिया है और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, ठीक है ना। तो ग्राउंड को रेफरेंस लिया तो मेरा आर नॉट कितना हो गया, 240 मीटर, बेसिकली सिंगल डायरेक्शन में, इसलिए वेक्टर तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिंगल डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1D मोशन है। तो अपनी y1 की इक्वेशन अपन ने लिख ली उस एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन को यूज करके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली। तो अब जब मैंने सॉल्व किया कि y1 मेरा 0 कब हो रहा है, तो मेरा टाइम आता है 8 सेकंड। यानी बच्चों ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है ये t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर जो है नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरते ही इसकी स्पीड और फोर्स सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि अपन नीचे गिरने पर रिबाउंड कंसिडर नहीं करना है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। नीचे गिरते ही पार्टिकल ग्राउंड की चिपक जाता है। तो नीचे गिरने के बाद जो फर्स्ट है वो तो एक तरह से ग्राउंड पर ही आ गया, मतलब जो अपन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जो सेकंड को देख रहे थे वो तो अब सेम केस हो गया कि अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं सेकंड को, क्योंकि फर्स्ट तो अब ग्राउंड पर ही है, उसकी स्पीड भी जीरो है, वेल फोर्स भी, एक्सेलरेशन भी जीरो है, ठीक है ना। तो अपन एक तरह से 8 t = 8 सेकंड के बाद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं सेकंड पार्टिकल को, ठीक है ना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मोशन हो रहा है उस हिसाब से इक्वेशन आ जाएगी अपनी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। उस हिसाब से कैसा आएगी इक्वेशन, ये आगे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको पूरा देखिए, सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। मैंने y1 y2 दोनों कैलकुलेट करके दोनों को माइनस किया और उससे फिर अपन ने इक्वेशन निकाली है। y2 जो है ये 12 सेकंड पर आके 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो पहले से लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप ये आराम से सॉल्व करिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसमें ज्वाइन करिए, आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, हमसे जितनी जल्दी होगी उतना हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने, क्योंकि हमारे खुद के भी कॉलेजेस है, हमारे खुद के भी असाइनमेंट वगैरह काफ़ी रहता है, इसलिए ये पहला फिजिक्स का वीडियो लाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है कॉलेज का, अभी मेरे अगले हफ्ते भी एग्ज़ाम है, ठीक है। लेकिन आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे हम कि जितनी ज़्यादा वीडियोस हो सके उतनी ज़्यादा वीडियोस लाएं, और जितनी जल्दी आपके डाउट सॉल्व हो सके उतनी जल्दी करें। तो आप उस व्हाट्सएप लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपके किसी दोस्त को जानते हो जेई की तैयारी कर रहे तो उसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। हम आगे पूरी सीरीज़ लाने की कोशिश करेंगे, हमारी मैथ्स और केमिस्ट्री की भी सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर ही, ठीक है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।